गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जीव प्रक्रम वाला टॉपिक चल रहा है और उसके अंदर आपके ये आज लास्ट पार्ट बचता है मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र, पौधों में उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले की क्लासों के अंदर हम श्वसन तंत्र को पढ़े थे, पाचन तंत्र को पढ़ा था हमने, परिवहन तंत्र को पढ़ा था, रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ा था, इन सबको डिस्कस किया था। और आज की इस लास्ट क्लास है आपके 5वें चैप्टर की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे अंदर उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है। भोजन के पाचन के पश्चात जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उसके अलावा हमारे रक्त के अंदर प्रोटीन से अमोनिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बनकर यूरिन के रूप में उत्सर्जित पदार्थ बनता है। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है, जिसे किडनी या वृक्क के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। हमारे अंदर दो वृक्क या किडनी या गुर्दे होते हैं, दोनों सेम के बीज के आकार के होते हैं, वजन लगभग 180 ग्राम होता है और उनके अंदर छोटी छोटी बारीक नलिकाएं होती है जिन्हें नेफ्रॉन या वृक्क कहा जाता है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार की क्रियाविधि, कैसे काम किया जाता है। तो देखिए इस पार्ट को आप निकाल लीजिए। इस पार्ट के अंदर उत्सर्जन, देखिए सबसे पहले बिल्कुल जैसा कि हर पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा इजी रूप के अंदर आपको समझा दूं। देखिए हम भोजन के अंदर लेते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्या लेते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इनके अंदर मुख्य रूप से जो शरीर में उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से। प्रोटीन का पाचन के पश्चात क्या बनता है? अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल आगे जाकर क्या बना देता है? अमोनिया। अब हमारे शरीर में पहले रक्त के साथ उत्सर्जित पदार्थ क्या रहता है? अमोनिया। क्या रहता है? अमोनिया। ये अमोनिया ज्यादा जहरीला होता है और इसको शरीर से निकालने के लिए पानी की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। तो हमारा जो लीवर या यकृत है ना, इस अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। किस में बदल देता है? यूरिया में। अब रक्त में क्या मिल गया? यूरिया। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा यकृत या लीवर। यकृत या लीवर। और इस चक्र को क्या बोलते हैं? इस चक्र को बोलते हैं ऑर्निथीन चक्र। क्या बोलते हैं? ऑर्निथीन चक्र। ध्यान रखना, मनुष्य के अंदर उत्सर्जित पदार्थ बनता किस रूप में? अमोनिया के रूप में, लेकिन उसको उत्सर्जित किस रूप में किया जाता है? यूरिया के रूप में। कारण क्या है कि अमोनिया एक तो ज्यादा जहरीला होता है, दूसरा इसको शरीर से निकालने के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। यूरिया कम जहरीला होता है, शरीर से निकालने के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। आप देखते हो एक सामान्य मनुष्य दिन में लगभग 1.5 से 2 लीटर यूरिन मूत्र उत्सर्जित करता है। तो इतने 1.5-2 लीटर पानी के अंदर यूरिया शरीर से निकल जाता है। वहीं अगर अमोनिया को निकालना हो तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए, 3-4 बाल्टी पानी चाहिए। इतना पानी शरीर में हम पीते ही नहीं है तो निकालेंगे कैसे? इसलिए अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। लीवर यकृत के द्वारा चक्र क्या कहलाता है? ऑर्निथीन साइकिल। जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। स्थल पर रहने वाले जीवों में उत्सर्जित पदार्थ या तो यूरिया होता है या यूरिक अम्ल होता है। जैसे पक्षी होते हैं, इनके अंदर पानी की कमी हमारे से भी ज्यादा होती है, तो उनका उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। तो ध्यान रखना, जो उत्सर्जित पदार्थ है इनके अंदर 3 प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। सर्वाधिक जहरीला, सर्वाधिक जहरीला। उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए जल की अधिक आवश्यकता, उत्सर्जन के लिए जल की अधिक आवश्यकता। और यूरिक अम्ल सबसे कम जहरीला, सबसे कम जहरीला। और उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता।
कम जल की आवश्यकता। जैसे अमोनिया मुख्य उत्सर्जित पदार्थ किसका है? जलीय जीव जंतुओं में। जलीय जीव जंतु कौन सा उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया। यूरिक अम्ल किसके अंदर होता है? पक्षियों में, कीट में। जबकि मनुष्यों के अंदर उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? यूरिया। मनुष्य में क्या होता है? यूरिया। तो अपने अंदर मुख्य उत्सर्जित पदार्थ मूत्र होता है और मूत्र के अंदर, यूरिन के अंदर क्या होता है? यूरिया। ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसको। फिर आगे देखते हैं हम। देखिए, हम चर्चा कर चुके हैं कि जीव प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। वह जीव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। बहुत से एक कोशिक जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विस्तृत कर देते हैं, जैसा सामान्य प्रक्रम में देख चुके हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। मानव के अंदर उत्सर्जन। मानव के अंदर उत्सर्जन के लिए दो वृक्क या किडनी गुर्दे पाए जाते हैं। सेम के बीज के आकार के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, प्रत्येक का वजन 180 ग्राम होता है। ये बायां वृक्क या किडनी, ये दायां वृक्क, ये धमनी और सीरा जो इनके अंदर रक्त ला रही है, ले जा रही, रक्त लाएगी, शुद्ध करेगी। यानी रक्त का वास्तविक रूप से शुद्धिकरण किसके अंदर होता है? वृक्क या किडनी के अंदर होता है। क्योंकि वृक्क या किडनी रक्त में से क्या अलग कर देती है? यूरिया अलग कर देती है। उस यूरिया में कुछ पानी मिलाकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है और बाकी रक्त शुद्ध होकर शरीर के अंगों में वापस चला जाता है। तो अगर सिंगल लाइन में आपको पूछे कि मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? वृक्क या किडनी या गुर्दा। ठीक है, देखिए, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क यानी संख्या में 2, एक मूत्रवाहिनी होगी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। यानी जैसे ही इस किडनी के अंदर रक्त की नलिका आई, किडनी ने उसमें से यूरिया निकाला, उसमें कुछ पानी मिलाया, इस मूत्र की नलिका में डाल दिया। ये मूत्र इस नलिका से होता हुआ इस मूत्राशय में एकत्रित होगा और फिर यहां से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। फेफड़ों में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। यदि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छन्ने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। यानी ये एक नेफ्रॉन की संरचना है, बिल्कुल बारीक बारीक संरचना होती है, जो एक वृक्क के अंदर 1 करोड़ 40 लाख 30 लाख होती है। तो सोचो ये कितनी बारीक होगी। 180 ग्राम के अंदर, करोड़ों के अंदर अगर नेफ्रॉन हो सकते हैं, तो बहुत बारीक संरचना है जो रक्त को छानती है और उसको क्या करती है? शुद्ध करती है। देखिए, यहां से रक्त है वो आ रहा है, इस रक्त को छाना, इस रक्त में से शुद्ध रक्त था वो निकाल लिया, यूरिया वाले ये पदार्थ रह गए और बाकी शुद्ध रक्त आगे से चला गया। ठीक है, अनेक एकक निस्यंदन होते हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। यानी रक्त से यूरिया को अलग कर लिया, पानी को भी निकाल लिया, मूत्र बनाकर निकाल दिया। लेकिन देखा जाता है फिर इस नलिका में कि अगर उस मूत्र में पानी ज्यादा है तो वापस खींचो, वरना शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और अगर मूत्र में पानी कम है तो शरीर से खींचकर, रक्त से खींचकर उसके अंदर डालो। ये काम किसके द्वारा किया जाता है? इस वृक्क की नलिका के द्वारा किया जाता है। आप देखते हो सर्दियों के मौसम में यूरिन ज्यादा लगता है क्योंकि शरीर में पानी फुल होता है, तो यूरिन ज्यादा लगेगा। गर्मियों में यूरिन की मात्रा कम होती है क्योंकि शरीर में ऑलरेडी पानी की कमी है, तो मूत्र का निर्माण कम होता है।
जल की मात्रा, पुनरावशोषण, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है इस पर निर्भर करता है। यानी मूत्र में कितना पानी भेजना है, कितना नहीं भेजना है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो शरीर में पानी की मात्रा कितनी और दूसरा उस यूरिया को निकालने के लिए कितना पानी चाहिए। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है, तो ये तंत्रिका नियंत्रण में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। आप देखते हो कि आपको यूरिन पास करना हो तो आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ अब मेरे को यूरिन पास करके आना है। वो सारे संकेत मूत्राशय देता है हमारे दिमाग को कि ये नर्व से आपस में कनेक्ट रहता है। तो जैसे ही मूत्राशय भर जाता है दिमाग को संकेत दिया जाता है कि मूत्राशय भर गया, इसको खाली करो। तो हमारा दिमाग हमें संकेत करता है कि आपको यूरिन करना है। ठीक है। एक आता है कृत्रिम वृक्क या अपोहन या डायलिसिस। देखिए कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि वृक्क या किडनी या गुर्दा खराब हो जाता है तो उनके अंदर रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। तो उनके अंदर जो काम हमारा वृक्क या किडनी करती है वो शरीर से बाहर एक मशीन के द्वारा किया जाता है। एक नलिका से रक्त को शरीर से निकाला जाता है, इसमें शुद्ध किया जाता है। जो काम वृक्क कर रहा है वही काम ये मशीन करती है और दूसरी नलिका से शुद्ध रक्त को वापस शरीर में डाला जाता है। इसको अपोहन या क्या बोला जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। लेकिन ये एक परमानेंट इलाज नहीं है कि महंगी प्रक्रिया भी है, बार बार आप इसको शुद्ध नहीं करवा सकते। तो परमानेंट इलाज क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट, गुर्दा ट्रांसप्लांट करना, वृक्क है वो ट्रांसप्लांट करना। उत्तरजीविता के लिए वृक्क एक जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन या अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगमी अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन या अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं और शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर यह है कि इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं है। यानी जैसे हमारा जो नेचुरल गुर्दा किडनी होती है वो तो देखता है शरीर में पानी की कमी होती है, पानी को वापस खींच लेगा। अगर शरीर में पानी फुल है तो ये वापस डाल देगा। ये काम ये मशीन नहीं कर सकती, इसलिए नुकसान होता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषित हो जाता है। यानी हालांकि ऐसा देखे तो किडनी पूरे दिन में 180 लीटर पानी को मूत्र के रूप में छान देती है, लेकिन अगर इतना निकलेंगे तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो वापस वही वृक्क की नलिकाएं से 180 लीटर में से 99% वापस खींच लेती है और मूत्र के रूप में पूरे दिन में शरीर में से कितना निकलता है, केवल 1 या 2 लीटर पानी। उसी प्रकार पादपों में उत्सर्जन देखते हैं किस प्रकार होता है। देखिए जैसे हमारे अंदर क्रिया होती है वैसे पादपों में कोई उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। देखिए हमारे अंदर जैसे काम की चीज नहीं, उसी को हम अपशिष्ट बोलेंगे। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, काम की कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन उनके काम की नहीं है, तो वो ऑक्सीजन उनके लिए क्या होगी, एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ। तो देखिए हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो जो पौधों से हमें गोंद मिलता है, रबड़ मिलता है,
वो पौधों के काम का नहीं है, वो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है जो हमारे लिए काम का है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली ऑक्सीजन जो हमारे काम की है वो पौधों के लिए क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, तो इस प्रकार पौधा जो काम की चीज नहीं है उसको शरीर से उत्सर्जित कर देता है। अंगदान, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं कि नहीं करते, तो उसके बारे में बताया गया है। अंगदान एक उदार कार्य है, यानी बढ़िया कार्य है, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य ना कर रहा हो। यह दानदाता और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जा सकता है। अंग और उत्तक दान में दानदाता की उम्र और लिंग मायने नहीं रखता। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब या बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कोर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल है। यानी इन चीजों का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आंख का कोर्निया, आंखें दान करती है तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, कोर्निया वाला। गुर्दे दान किए जाते हैं, किडनी, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत, अस्थि मज्जा शामिल है। अधिकांश अंगदान व उत्तक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अन्य अंग जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और उत्तकों का दान दाता के जीवित होने पर भी दान किया जा सकता है। यानी ज्यादातर अंगों का दान तब किया जाता है जब व्यक्ति मर गया या ऐसा व्यक्ति जिसका ब्रेन मृत घोषित कर दिया तो वो जीवित लाश की तरह होता है, तो उसका अंगदान किया जाता है। जबकि कुछ अंग ऐसे जैसे किडनी, हर व्यक्ति के अंदर 2 किडनी होती है। एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति अपनी एक किडनी किसी दूसरे रोगी व्यक्ति को दान कर सकता है, तो उसका जीवन एक किडनी से भी चल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके स्टूडेंट्स ये जैव प्रक्रम वाला टॉपिक था और इसके बाद आपके काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। 13 क्वेश्चन है जिनमें छोटे क्वेश्चन है। देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क या किडनी किससे संबंधित है, अभी मैंने बताया किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो भोजन और अमीनो अम्ल का वहन फ्लोएम करेगा, जल का वहन कौन करता है, जाइलम। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या उपरोक्त सभी। पाइरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ये क्रिया कहां पर होती है, तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये प्रक्रम कहां होता है, मैंने बताया था। पहले वसा का पाचीकरण किया जाता है पित्त के द्वारा और फिर छोटी आंत में लाइपेज के द्वारा इसका पाचन होगा। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च शर्करा का पाचन करता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण, उपोत्पाद क्या है, ऑक्सीजन, और भोजन। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो अवायवीय। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार, ये सारे हमने डिस्कस किए। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की पूरा परिसंचरण तंत्र समझाना है आपको, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना है, फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में नेफ्रॉन की रचना। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर को छोड़ना नहीं, बिल्कुल समझ के याद करना, जैसे मैंने बताया आपको तरीका, बिल्कुल वैसे ही याद करना। और इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।